आज की हमारी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे एक ही मुद्दा है और मुद्दा है हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि 2018 से लगातार हमारा आंदोलन इसके लिए जारी है। चाहे जिला स्तरीय प्रदर्शन हो, ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन हो, राज्य स्तरीय बड़ी रैलियाँ और राष्ट्रीय स्तरीय बड़ी रैलियाँ, हम लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की 30 से 35 साल की सेवा का सम्मान करते हुए उनको उनकी सामाजिक सुरक्षा, जो पुरानी पेंशन 2004 में केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई थी और 2006 में राज्य सरकार द्वारा, उसको पुनः लागू किया जाए। दूसरी बात, जो पुरानी पेंशन को ख़त्म करने के बाद जो नई पेंशन योजना, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम नाम दिया गया, वो लागू की गई, तो उसमें कर्मचारी कहीं भी केंद्र बिंदु नहीं था, कर्मचारियों की पेंशन कहीं भी केंद्र बिंदु नहीं थी। उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो कर्मचारियों के वेतन का 10% और सरकार अपने खजाने से, जो आपका और आम जनता की टैक्स पेयर का पैसा है, टोटल 24% अमाउंट को शेयर बाजार और बड़े कॉरपोरेट्स में लगाने का काम करती है। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह शेयर बाजार को बढ़ाया जाए, किस तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का उसमें काम किया जाता है। उसी के खिलाफ हमारा ये लगातार आंदोलन है। उसको लेकर हम जींद में 11 फरवरी को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, इन्हीं दिनों पिछली साल 19 फरवरी को हमने पंचकुला में एक रैली की थी, जहाँ 70,000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे हरियाणा के एक छोर पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री जी के इशारे पर प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले तक प्रयोग किए गए। उसके बावजूद भी हमारा आंदोलन जो का त्यों जारी है। सरकार ने कमेटी का गठन किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कमेटी सरकार ने सच्ची नीयत से लागू नहीं की और सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 3 मार्च को एक मीटिंग होने के बाद दोबारा सरकार द्वारा कोई कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारियों अधिकारियों के अंदर रोष है और इसीलिए हम यहाँ पर अब जींद के अंदर रैली करने जा रहे हैं। और पंचकुला में जब हमारे 70,000 कर्मचारी पहुंचे, तो इस बार 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार हमारे जींद में पहुंचेंगे। एकलव्य स्टेडियम में हमारी ये रैली होगी। कितने कर्मचारी हरियाणा के अंदर और क्या मानते हैं आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा और क्या प्रभाव इसका रहेगा? देखिए, हरियाणा में हमारे अगर पुरानी पेंशन के कर्मचारी, नई पेंशन योजना वाले कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी सबको मिलाए तो हमारे 5.5 से 6 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा बनता है और उनके परिवारों का आंकड़ा बनता है और बिल्कुल ये प्रभाव डालेगा। हिमाचल प्रदेश की तरह हमारा आंदोलन हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा मजबूत आंदोलन है। हरियाणा में हमारी ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कमेटी के साथ साथ 5200 गाँव के अंदर हमने अपने इंचार्ज बना रखे हैं, ताकि इस मुद्दे को हम जन जन तक पहुँचा सके। क्योंकि ये मुद्दा केवल कर्मचारियों का नहीं है, ये उस परिवार का है जो परिवार ये सोचता है कि कल उनका बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में आए। तो हर गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, जितने भी वर्ग हैं, सबका ये मुद्दा है और उस जन जन तक हमने इस मुद्दे को पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात, जब एक विधायक और सांसद को 1 दिन की सदस्यता के ऊपर पेंशन दी जा सकती है और जितनी बार भी वो चुने जाते हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा, राज्यसभा के लिए, हर बार के लिए उनको अलग पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है 60 साल की उम्र के बाद, और एक 26 साल का विधायक बन जाता है, उसको 31 साल की उम्र में पेंशन का प्रावधान कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है और हमें बाजार आधारित पॉलिसी नीति में डाल दिया गया, उससे बाहर निकालकर पुरानी पेंशन यहाँ पे बहाल होनी चाहिए। राजस्थान में क्यों नहीं कामयाब हुआ आपका ये नारा? देखिए, हमारा आंदोलन है पुरानी पेंशन के लिए और हमारा आंदोलन कामयाब रहा। उस कामयाबी का ही कारण था कि वहाँ पे सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया। यही हमारा आंदोलन छत्तीसगढ़ में कामयाब हुआ, वहाँ की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की। झारखंड की सरकार ने हमारे आंदोलन के बाद पुरानी पेंशन बहाल की। हिमाचल की सरकार ने हमारे आंदोलन की पुरानी पेंशन बहाल की। और जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 5200 गाँव में भी हमारी कमेटियाँ खड़ी कर रखी हैं। हम जन जन तक इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। इससे पहले एक हमने जन जागरूकता यात्रा निकाली थी, साइकिल यात्रा, जून की छुट्टियों में। उसमें सामाजिक संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, सभी ने हमारा साथ देने का काम किया था और इस मुद्दे को हमने आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो न्यू पेंशन स्कीम है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट आए कि भाई कितनी पेंशन मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। आज जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं 18 से 20 साल की सर्विस के बाद,
बहुत सारे कर्मचारी सी और डी ग्रुप का जब हमारा कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो उसकी 1200, 1400, 1700, 1800, 2000, 2500 पेंशन बढ़ रही है। बी और ए ग्रुप का हमारा कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं कुछ, उनकी 5500, 5700, 5800 रुपये पेंशन बनी है। जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन आज 2750 रुपये है, सरकार 3031 रुपये करने का दावा कर रही है। उनकी गठबंधन सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी 5100 रुपये का दावा कर चुकी है। बहुत सारी पार्टियां इसको 6000 करने का दावा कर रही है। वहां पर कर्मचारियों के साथ ये अन्याय है कि अगर वो रिटायर हो गया और उसकी 1500, 1600 न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन लग जाती है तो बुढ़ापा पेंशन भी नहीं ले सकता। उसके साथ उसको मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसके साथ उसको डीए का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारी ये सारी की सारी जो हमें लाभ दिए जाते थे वो छीन लिए गए। ये हमारे पास उदाहरण है बहुत सारे, ये मैं आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है और सरकार के सामने रख चुके हैं, कमेटी के सामने रख चुके हैं। 948 रुपये पेंशन लगी है हमारे कर्मचारी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम आपके सामने, ये 1677 रुपये पेंशन लगी है या तो इस तरह पेंशन लगाई जा रही है। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन है और ये आंदोलन सरकार इसलिए नहीं इसको पूरा कर रही। कहीं ना कहीं ये मैंने जैसा कि बताया कि हमारा पूरा पैसा बाजार में निवेश किया जाता है। अब वो बाजार में छोटे दुकानदारों के पास तो निवेश नहीं होता, वो बड़े पूंजीपतियों के पास या शेयर मार्केट के जो बड़े मगरमच्छ है उनके पास निवेश किया जाता है। ये कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाकर और बैकडोर से अपने लिए पार्टी फंड का इंतजाम करने के लिए काम किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या अल्टीमेटम आप देंगे 11 तारीख को, क्या सरकार को चेतावनी मिला है? देखिए 11 फरवरी को हम बड़ा जनसैलाब यहाँ पर जींद के अंदर पहुंचे, वो सरकार को एक चेतावनी होगा। सरकार से हम विनती भी कर, सरकार इसको हमारी विनती समझे, हमारी चेतावनी समझे कि उसके बाद आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम वो जन जन तक हम लेकर जाएंगे। हर नागरिक से इसमें हमारा सहयोग मांगने का काम करेंगे, क्योंकि हर परिवार का मुद्दा है। हर परिवार चाहता है कि उनके बच्चे सरकारी सेवा में आए और उनको ये बेनिफिट्स मिले। प्रधान जी, चुनावी साल है, क्या इस साल में यदि कोई भी पार्टी आप लोगों को ये आश्वासन दे कि भाई हम आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो मतलब हमारा ओपीएस शुरू कर देंगे, तो क्या आप लोग समर्थन देंगे उसको? देखिए 2019 में जब मैंने कहा था 18 में हमने आंदोलन शुरू किया तो 2019 में ही जननायक जनता पार्टी उसी समय बनी थी। जींद में उस पार्टी की घोषणा की थी और उसे घोषणा करते हुए जननायक जनता पार्टी के प्रमुख जो आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार की अहम कड़ी हैं, जिनके सहारे पर सरकार चल रही है, उन्होंने वादा किया था कि हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने का दावा करने वाले दुष्यंत चौटाला सरकार में आने के बाद हमसे मीटिंग तक करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वो लगातार गुमराह करने वाले बयान देते रहे कि इसमें तो 4% का ही फर्क है एनपीएस और ओपीएस में। अगर 4% का फर्क है तो लागू कर दो भाई, किसने मना किया है? आपकी सरकार, आप हिस्सेदार हो। उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। और अब भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो विपक्षी सारे दलीय हमसे वादा कर रहे हैं कि पहली ही कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, जब तक ये सरकार है, तब तक हमारा काम है इस सरकार से मांग करना और लगातार हम मांग करते रहेंगे। जैसे ही आचार संहिता लग जाती है और ये सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती, निश्चित तौर पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक बड़ा फैसला लेगी और ये तय करेगी कि कौन सी पार्टी हमारे वादे को पूरा कर सकती है। हम उसका समर्थन, खुले तौर पर समर्थन करने का भी काम कौन करेंगे। सी पार्टी पे भरोसा है कि वो अपना आश्वासन पूरा करेगी? देखिए सर, अभी तो हमारा जो मेन फोकस है इस सरकार से मांग को मनवाना है, उसकी तरफ अभी हमने विचार नहीं किया। वो विचार मैंने बताया कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी, निश्चित तौर पर हम पूरा मूल्यांकन करेंगे। दूसरी स्टेटों के अंदर किन्होंने लागू किया उसका भी मूल्यांकन करेंगे, यहाँ पर कौन सच्चा वादा कर रहा है उसका भी मूल्यांकन करेंगे। वो पूरा मूल्यांकन करने के बाद ही हम ये फैसला लेंगे। तो कांग्रेस ने किया है, किया है, बीजेपी तो करेगी। देखिए मैं तो स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये फैसला हमारा आचार संहिता के बाद होगा। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता और सरकार के पास मौका है। सरकार क्यों जाने दे दूसरे के पास? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ये मौका आपके पास है, आप क्यों जाने देना चाह रहे हो? आप पुरानी पेंशन बहाल करो, सारे कर्मचारियों का साथ लीजिए, सारे कर्मचारियों के वोट आपको मिलेंगे। तो सरकार के पास मौका है, सरकार को फैसला लेना है।